हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का छठा चैप्टर जो है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। तो पूरी तरीके से डिटेल में आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपसे केवल एक ही बात कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझकर इसी वीडियो में सब कुछ तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और समझने पर फोकस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ऊर्जा क्या होता है, अर्थात एनर्जी हम कहते किसे हैं भैया। तो ऊर्जा का मतलब क्या है। देखिए, ऊर्जा के कारण ही पूरा जो हमारी ब्रह्मांड है वो सब एक ऊर्जा का ही पार्ट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी मैं बोल पा रहा हूं। यदि मेरे पास एनर्जी ना हो तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। समझ रहे हैं ना। तो ऊर्जा से क्या हमारा तात्पर्य निकला कि ऊर्जा से हम कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कार्य करने की हमें क्षमता मिलती है। तो वही सिंपल सी बात है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कार्य करने की जो क्या होती है, क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मतलब आपने क्या समझा कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, जैसे कि कोई कार है, कोई गाड़ी है, वो चल रही है, तो क्यों चल पा रही है, क्योंकि उसको एनर्जी उसके पास मिल रहा है, इसलिए वो चल पा रही है। तो कार्य वो कर रही है, जब कोई गति कर रहा है तो वो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या है, उसके पास कार्य करने की एक क्षमता मिल रही है और उसी क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा आता है तो सिंपल वे में आप कह दीजिएगा कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है जी। अदरवाइज चलिए मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, तो आप यही परिभाषा लिखेंगे जो मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। आप लिखेंगे कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्या है, क्षमता को ऊर्जा, अर्थात कहने का मतलब है एनर्जी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा आपको अगर समझ में तो आ ही रहा होगा, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बट इतना है कि आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इतनी बात समझ गए ना। अब देखिए, इसमें दो चीजें आपसे सबसे पहली बात पूछ लिया जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है। तो आप इसका मात्रक याद रखेंगे कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक तो मोस्टली आप याद रखेंगे जूल। जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है, वैसे ही ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और भी ऊर्जा के बहुत सारे मात्रक हैं, मोस्टली आप जूल याद रखेंगे। उसके बाद राशि याद रखेंगे कि कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि जी, अदिश राशि होती है। इतनी बात याद रखेंगे। फॉर्मूले पे जहां तक बात करें तो ऊर्जा दो प्रकार के, मतलब हमें क्लास 12th में ऊर्जा दो प्रकार का पढ़ना है, तो फॉर्मूला आपको आगे पता चलेगा। अब समझिए जो ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा के अब हमें प्रकार पर डिस्कस करना है। तो ऊर्जा के तो बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे रूप हैं।
जैसे कि विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इस तरीके से बहुत सारे ऊर्जा है। तो उसमें से हमारे क्लास 11th में हमें केवल यांत्रिक ऊर्जा का पर पढ़ाई करना है। तो हम यांत्रिक ऊर्जा पढ़ लेते हैं जी। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। तो अब हम जान लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पर। तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होती हैं? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होती हैं। वो कौन कौन सा? तो एक होता है जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होता है जो होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो ये 2 होते हैं, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सिंपल में समझ लीजिए, कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है, मतलब एक जगह पर रुका हुआ है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी, रुका हुआ है इसका मतलब उसके अंदर फिर भी ऊर्जा है, तभी जाकर वहां पे रुका हुआ है। तो कोई वस्तु अगर एक जगह पर स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु स्थिर में होगा, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होता है, तो उस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा मतलब जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होता है, तो जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होता है तो उस समय पर उस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए। याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी मतलब Pe से प्रदर्शित करते हैं, और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसको Ke से प्रदर्शित किया जाता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी बात समझ गए ना। अब चलिए हम इन दोनों पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जी, ले लिए होंगे। चलिए अब देखिए, अब हम समझ लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें डिटेल में ही क्लास 11th में इसकी पढ़ाई करना है। ठीक है ना। तो समझते हैं यांत्रिक ऊर्जा का मतलब, सॉरी देखिए, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा ना लिखकर स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहिए था। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। स्थितिज ऊर्जा हम लिख देते हैं। ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा हम लिख देते हैं जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? स्थितिज ऊर्जा। अब हम समझ लेते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं। देखिए, स्थितिज ऊर्जा का सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो हमने आपको बताया है, देखिए परिभाषा वही चीज हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति स्थिर अवस्था में होता है, तो वस्तु में उपस्थित जो ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कंफ्यूजन दूर हो गया ना। कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो उस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होगी, ठीक है, वही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इतनी बात आप समझ के होंगे। थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पे मैं बात कर लूं तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, इसको पोटेंशियल एनर्जी से हम प्रदर्शित करते हैं, मतलब Pe से प्रदर्शित करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। m क्या है? m है वस्तु का द्रव्यमान। कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है। g क्या है? g है गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है जी, गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या है, वस्तु की लंबाई है, ऊंचाई है, तो यहाँ पे हम ऊंचाई लिख देते हैं। तो इतनी बात ये आपको मोस्टली ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे m क्या है, g क्या है, h क्या है। अब हम समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ भी करना होता है। तो अब यहाँ पे हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। देखिए सपोज डेट ये हमारी एक सतह है, ये क्या है जी, एक सरफेस है। इस सरफेस पे मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है जो यहाँ पे स्थिर है। मान लेते हैं ये वस्तु है, ये इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान है m, ये m द्रव्यमान का एक पिंड है। अब इस वस्तु को हम इस पर एक बल लगाते हैं ऊपर की ओर, इस वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं ऊपर की ओर, ठीक है ना। इस वस्तु पर हम एक ऊपर की ओर इस प्रकार बल लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो ये वस्तु यहाँ से उठकर ये वस्तु यहाँ पर अब आ जाएगा ना। जब ऊपर की ओर बल लगाएंगे तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इनकी बीच यहाँ से यहाँ तक आया है, मतलब ये इसकी ऊंचाई, इस वस्तु की ऊंचाई क्या है, h ऊंचाई तक चला गया। अगर हम f बल लगा रहे हैं तो ये h ऊंचाई तक चला गया। बट अगर आप सोचिए तो ये जो वस्तु यहाँ पे था, तो उस समय पर ये किस पर, ये नीचे भार लगा रहा होगा ना। क्या होता है, नीचे भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, मतलब m × g हमने लिख दिया, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये जो वस्तु है नीचे भी एक बल लगाएगा। जैसे कोई भी मान लेते हैं अपने सर पर ही, या कोई भी एक वस्तु हम अपने हाथ में रख लेते हैं, जैसे हाथ में रखते हैं तो हमें थोड़ा सा बल का अनुभव होगा, लगेगा नीचे जा रहा है। तो नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे वो वस्तु नीचे की ओर बल लगाता है, और वो बल क्या है, F × g। और हमने क्या किया है, ऊपर बल लगाया है इसके विपरीत ओर, तो वस्तु h ऊंचाई तक ऊपर चला गया है। तो हम अब लगाएंगे, हम यहाँ पे यही गणना करेंगे कि ये जो वस्तु है इस पर किया गया कार्य। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बिल्कुल बात सही। तो देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लिख दिया, तो बल तो F है, तो F हमने लिख दिया। उसके बाद D जो है, देखिए विस्थापन यहाँ पे कहाँ, पहले वस्तु यहाँ पे था, पहले वस्तु यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया है, ये वस्तु यहाँ पे आ गया, तो कितना विस्थापित हुआ है, h ना, h ऊंचाई तक विस्थापित हुआ है, मतलब D की जगह पर हम h लिख देंगे ना। आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए ये W है, तो W हमने लिख दिया। F, देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान m हो गया और त्वरण a है, और यहाँ पे एक h है, तो h हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो यहाँ पे त्वरण हम a नहीं g को लेना है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, क्योंकि पृथ्वी द्वारा बल लगेगा इस वस्तु पे। कोई भी वस्तु अगर हम हाथ में लेते हैं तो नीचे की ओर बल लगाता है, वो क्यों, क्योंकि नीचे से गुरुत्वीकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण इसको खींचता है, इसीलिए। तो यहाँ पे हम g लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कार्य का फॉर्मूला, कि ये क्या मिला कि इस वस्तु पर किया गया कार्य जो है W = mgh। अब इतनी बात हम बेसिक बात जानते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब जो कार्य करने की क्षमता जो W होता है ना, वो ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है ना। इतनी बात हम बेसिक बात जानते हैं, कार्य करने की क्षमता जो होता है W, वो ऊर्जा के बराबर होता है। और यहाँ पे हम जानते हैं वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो ऊर्जा मतलब क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो कार्य के जगह पर हम Pe भी तो लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो Pe हमने लिख दिया, अब P = mgh भी तो लिख सकते हैं, तो mgh हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी = mgh लिखा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी = mgh लिखा है, तो ये आपका प्रूफ हो गया।
बात समझ रहे हैं? तो ये आपको परिभाषा लिखना है, फिर साइड में ये पहले फॉर्मूला लिखकर ये साइड में लिख लीजिएगा। उसके बाद साइड में एक फिगर बनाकर प्रूफ लिख लीजिएगा। यहाँ से पहले इतना, फिर से यहाँ तक लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे जी, चलिए। अच्छा, इतनी बात तो पता है ना, यांत्रिक ऊर्जा का ही ये प्रकार है, पहला स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं जी। तो हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था या गतिशील अवस्था में होता है तो उस वस्तु पर किया गया, उस वस्तु में मतलब उपस्थित जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहलाएगी। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, जब कोई वस्तु या व्यक्ति गतिशील अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है तो वस्तु पर उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मैं आशा करता हूँ सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं कि इसे गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला होता है जी गतिज ऊर्जा का। अब इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, सपोज दैट हम ऐसा मान लेंगे कि ये क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु का, ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, इसका वेग मान लेते हैं, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो v है, इसका अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं, तो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, ठीक है। इस वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो F है, ठीक है। इस वस्तु का जो त्वरण है वो A है, ठीक है। तो इतनी बात आप इतना याद रखेंगे कि माना m द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग v, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, इस पर लगने वाला बल F है, इसका त्वरण क्या है, A है, ठीक है। तो इतनी बात अगर है तो हम मान लेते हैं गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि कोई वस्तु गतिशील या गति कर रहा होगा तो उस समय की ऊर्जा। तो मान लेते हैं एक कोई कार है, मान लेते हैं सपोज दैट कि ये एक कार है, ठीक है ना। ऐसा सपोज दैट, मैं उतना अच्छा फिगर नहीं बना पाता, बट सपोज दैट मान लेते हैं कि ये एक कार है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक कार्य है, अब ये गति कर रहा है, ठीक है। अब जब ये गति करेगा कार्य तो क्या होगा, जब ये कार्य गति कर रहा है तो इसका हम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कैसे पता करेंगे, तो जब हम इसको रोकेंगे ना तब जाकर पता चलेगा। तो इस वस्तु को रोकने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ेगा उसी से हमें पता चल जाएगा कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कितनी इसकी गतिज ऊर्जा थी। जब हम रोकेंगे तब पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस वस्तु पर, तब हम इस वस्तु को रोकने के लिए हम कार्य करेंगे। तो इसको सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ कैसे होगा, तो सबसे पहले एक हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए याद रखेंगे, केवल आप इतनी बात याद रखेंगे, परिभाषा लिखकर ये फिगर, ये फॉर्मूला लिखकर ये फिगर बनाकर अब केवल आप चाहें तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि माना m द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग v, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, इस पर लगने वाला बल F तथा त्वरण A है। इतनी बात लिखने के बाद ये आप फिगर न भी बनाएं, ये फिगर नहीं बनाना है आपको। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गणना हम कर रहे हैं तो हम लगाएंगे गति का तृतीय नियम, तृतीय नियम नहीं, तृतीय समीकरण। गति का तीसरा समीकरण आपको पता है, आपको पता होगा जी, हमने आपको बताया था v² = u² प्लस 2as। ये होता है गति का दूसरा, क्या है, तीसरा समीकरण। क्या होता है गति का तीसरा समीकरण, हमें पता है कि v² = u² प्लस 2as होता है, जहां पर v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, 2as जहां a क्या है, त्वरण है, h क्या है, विस्थापन है। क्या है, विस्थापन,
ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम एक और चीज ऐड कर लेंगे, विस्थापन को हम डी से इसमें दर्शाएंगे, ठीक है। तो आप लिख लेंगे वस्तु का विस्थापन डी है उसमें, अगर चाहे तो, नहीं तो केवल आप फिगर ना भी बनाएंगे, यहाँ से प्रूफ लिख लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। अब आप समझिएगा, मान लेते हैं ये वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो इसको रोकना है, तो जब हम रोकेंगे तो इसका जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा, तभी तो वो कार्य रुकेगा ना, जो पिंड है, जो वस्तु है वो रुकेगा, तो इसका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। जब हम रोक रहे हैं कार्य को तो इसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। तो अब जाकर ये जो प्रारंभिक वेग है ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग को हम v से दर्शाते हैं, तो v हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूले में u से दर्शाया गया है, पर जब गतिज ऊर्जा पढ़ते हैं तो इसमें हम v से दर्शाते हैं प्रारंभिक वेग को, तो v हमने लिख दिया, फिर से प्लस है। तो अब आप समझिएगा, यहाँ पे जो त्वरण होता है, जब कोई ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइनस लगता है और 2a और s है, तो s क्या है, यहाँ पे विस्थापन है, इसमें हम विस्थापन को d से दर्शाते हैं, तो d हम लिख दिए। अब यहाँ पे एक चीज माइनस हमने लगाया, तो अक्सर स्टूडेंटों का क्वेश्चन रहता है, सर आपने माइनस क्यों लगाया, तो ध्यान से समझेंगे, जब कोई भी चीज़ डीप में आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है, यदि वो गति कर रहा है तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो पॉजिटिव होगा। जब कोई वस्तु गतिशील करता है, गति करता है, तो उसको हम त्वरण कहेंगे धनात्मक है। परंतु जब कोई वस्तु रुक जाता है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होता है या अचानक से ठहरता है, तो वहाँ पे त्वरण उसको ना कहकर हम वहाँ पे मंदन कहते हैं। अब मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मतलब हम आगे ए के आगे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ए के आगे माइनस लगाते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता ना, तो उसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखेंगे, किसके लिए, मंदन के कारण, क्योंकि यहाँ पे त्वरण नहीं है ए, यहाँ पे मंदन का कार्य करता है। उसके बाद अब आगे हम ले चलते हैं, तो ये हो गया 0। उसके बाद ये, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, 0 नहीं, हाँ, अब यहाँ पे समझिए, ये 2AD है, इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2AD इक्वल टू v² हो जाएगा, होगा ना। तो ये v² इक्वल टू 2AD हो गया। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो मतलब v², मतलब इधर किसका मान निकलेगा हमें, इसका AD इधर बच जाएगा, AD इक्वल टू v²/2 हो जाएगा, तो v²/2 इधर केवल बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल गया जी। इतनी बात समझ के, AD इक्वल टू v²/2 हो गया। उसके बाद तब अब हम क्या कर सकते हैं, तब हम करेंगे, सबसे पहले गति का तृतीय समीकरण से हमें ये एक फॉर्मूला मिला, AD इक्वल टू v²/2। अब हम इस वस्तु पर किया गया कार्य का गणना करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वस्तु पर किया गया कार्य, तो वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल F है, D क्या है, विस्थापन है। अब आप समझिएगा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हमने लिख दिया, ठीक है, m × a, और फिर से D है तो D हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे AD है कि नहीं, यहाँ पर भी देखिए AD है कि नहीं, तो AD की जगह पर v²/2 यहाँ पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं मान को, तो देखिए हमें क्या मिलता है, m हमने रख दिया, और उसके बाद AD की जगह पर v²/2, तो v²/2 हो जाएगा, ये हो गया जी। अब इसी को अगर हम सही रूप से लिखें, तो देखिए ये W है, तो ये हमने W लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर 1/2 होगा, अगर सूटेबल रूप में लिखे तो 1/2 हमने लिख दिया, फिर से m लिख देंगे, फिर से v² लिख देंगे, तो यहाँ से हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी, देखिए इतनी बात आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होना चाहिए ना,
तो आप नीचे ये लिख सकते हैं कि जो कार्य होता है W होता है ना, जो W है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा भी तो एक ऊर्जा है ना, तो यहाँ पे W की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, KE काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² हम लिख सकते हैं, और यही हाफ mv² तो हमारा फॉर्मूला है ना, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब नीचे आप लिख लेंगे प्रूफ, तो और बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मैं आशा करता हूँ गतिज ऊर्जा भी आप समझ के होंगे। परिभाषा लिखकर ये फिगर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद ये आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन करना है तो कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, पता होना चाहिए कि यहाँ पे m क्या है, v क्या है, यहाँ पे जो जो वेरिएबल पॉइंट्स लिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ दे कि बताइए s क्या है, तो आप बता पाए कि विस्थापन है। यहाँ पे d क्या है, तो आप बता पाए कि विस्थापन ही है, d भी। तो ये सब पता होना चाहिए। तो अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से जो आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में जो टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मान लेते हैं हम ऊर्जा पढ़ रहे हैं, कार्य आपको नहीं पता है या शक्ति नहीं पता है, तो आप लिखिए शक्ति ब्रदर सर, इस तरीके से कोई भी टॉपिक लिखकर सर्च करके आप हमसे उसको डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।